अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने ऑडिट स्टार्ट किया हुआ है। ऑडिट में हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। ऑडिट के चैप्टर 1 के हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं और साथ-साथ पास्ट पेपर प्रैक्टिस भी की है। आज इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 1 वाइंड अप हो जाएगा और पास्ट पेपर भी इसके सारे साथ हम वाइंड अप कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरा मकसद यही है कि मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर सकूँ विद पास्ट पेपर प्रैक्टिस, ताकि आप ऑडिट को अच्छे से समझ सकें और इसकी प्रैक्टिस करके इसको क्लियर कर सकें इंशाल्लाह। क्योंकि ऑडिटिंग में ज़्यादातर जो है वो प्रैक्टिस मैटर करती है पास्ट पेपर की, तो उसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक जो आज हम चैप्टर 1 का पढ़ेंगे और उसको वाइंड अप करेंगे। हमने कल पढ़ा था लेवल ऑफ एश्योरेंस। इसमें हमने 2 लेवल पढ़ लिए थे, लिमिटेड एश्योरेंस और रीज़नेबल एश्योरेंस। और हमारे पास तीसरा था इसमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस, जो हमने आज डिस्कस करना है। लिमिटेड में हमने कहा था कि इसमें जो है हमारे पास नेगेटिव एश्योरेंस होती है और रीज़नेबल में हमारे पास पॉजिटिव एश्योरेंस होती है। नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन होता है और इसमें पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन होता है। ये हमने इसका डिफरेंस भी कल डिस्कस कर लिया और सारा हमने डीपली इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस पे। और हमने जैसे पढ़ा था कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे भी हेडिंग में है व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। तो आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे और ऑडिट की लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। ओके, हम आ गए हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस पे। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती रहूँगी। एब्सोल्यूट एश्योरेंस को हम लिमिटेशन ऑफ ऑडिट भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का, तो हम उसमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस के ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये लिमिटेशन क्यों है ऑडिट की और एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये हम इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। Absolute assurance means certification or a guarantee that financial statements are free from all misstatements. एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है ये सर्टिफिकेशन है, सर्टिफाई करता है, 100% गारंटी देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनमें कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है, 1% भी मिसस्टेटमेंट नहीं है। लेकिन ये हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते क्लाइंट्स को। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट हो ही ना। ये यही हमने आज डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों है कि उसमें मिसस्टेटमेंट आ जाती है और हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये हम आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में पढ़ते हैं। ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव rather than conclusive due to inherent limitations of audit. ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से ऑडिटर जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑडिट एविडेंस जो है मोस्टली ये परसुएसिव होता है rather than कंक्लूसिव। परसुएसिव मीन्स कि कंकाइल करने वाला होता है, नतीजा खेज नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से ये क्यों होता है? क्योंकि ऑडिट में बहुत सारी इनहेरिट लिमिटेशंस होती हैं। अब इनहेरिट लिमिटेशंस क्या हैं? नंबर 1 पे हम देख रहे हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नेचर ऐसी होती है कि हमें उसमें प्रॉब्लम आती है कि हम ऑल में स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल estimates, judgments and uncertainties are involved, for example in accounting estimates. अब एस्टिमेट्स में हम देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अमोर्टाइजेशन वगैरह, इसमें हम एस्टिमेट अप्लाई कर रहे होते हैं। ऑथेंटिक डेटा हमारे पास नहीं होता है क्योंकि ये फ्यूचर की बात होती है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़फुल लाइफ है तो हमें नहीं पता है कि ये एसेट कितनी देर तक चलेगा, वो हम एस्टिमेट के बेस पे ही उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह ऑडिट में बहुत सारे लाइन एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑडिटर को जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है। अब जजमेंट जो है वो ऑडिटर की डिफरेंट ऑडिटर्स की डिफरेंट हो सकती है। कोई ऑडिटर किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होगा इस पॉइंट को, कोई और किसी और से देख रहा होगा। इस वजह से जजमेंट डिफरेंट होने की वजह से भी इनहेरिट लिमिटेशन आ जाती है और अनसर्टेनिटीज़ भी होती हैं ऑडिटिंग में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से ऑडिट जो है वो हम उसमें ऑडिटिंग में 100% स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सेकंड है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स कुछ इस तरह के होते हैं कि हमें जो है वो लिमिटेशंस फेस करने पड़ती हैं। मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू ऑडिटर। बाज़ का ऐसे होता है कि मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती ऑडिटर को। फॉर एग्जांपल वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है, अब उन्होंने ये नहीं बताया कि ये स्टॉक हमारे और कहाँ पे पड़ा हुआ है, या हमने थर्ड पार्टी के पास रखवाया हुआ है, या और कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़रूरी है, मैनेजमेंट अगर वो नहीं प्रोवाइड कर रही ऑडिटर को, तो ये भी एक इनहेरिट लिमिटेशन है ऑडिटिंग में। ऑडिटर डज नॉट हैव लीगल पावर्स, फॉर एग्जांपल पावर टू सर्च।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास मैनेजमेंट जो है हमसे कुछ छुपा रही है, मतलब ऑडिटर से छुपा रही है, उसको नहीं बता रही है कि ये अगर कोई फ़ॉल्ट है या कोई उनका एक्स्ट्रा कोई वेयर हाउसेज़ है या कोई उनके एसेट्स हैं जो वो छुपा रहे हैं या इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो वो ऑडिटर को शो नहीं कर रहे हैं। अब ऑडिटर जो है उनसे ज़बरदस्ती नहीं निकलवा सकता वो इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहे कि आपके केबिन में पड़ा है, आपके केबिन में ये पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो आप पेज मुझे दे दें। सीईओ, सीएफओ वो कहे कि नहीं जी, नहीं है हमारे पास, तो हम ज़बरदस्ती वो नहीं पेज निकाल सकते क्योंकि हमारे पास लीगल पावर नहीं है सर्च करने की। नो पावर टू सर्च, ठीक है? इस वजह से भी ये इनहेरिट लिमिटेशन आ जाती है। थर्ड है फ्रॉड इन्वॉल्विंग कोल्यूजन एंड कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स और इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट आर हार्डर टू डिटेक्ट। अब फ्रॉड मिसस्टेटमेंट जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होता है फ्रॉड और एक होता है एरर, ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था, ठीक है? जो एरर होता है वो तो ईज़िली आइडेंटिफ़ाई हो जाता है कि हाँ, मतलब गलती से अगर 5 लाख है तो उसमें 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गया, 1 कम लग गया हो तो वो हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन फ्रॉड जो कि इंटेंशनल हो उसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि उसमें कोल्यूजन और कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है वो सीनियर मैनेजमेंट अगर इन्वॉल्व है, तो वो भी कोल्यूशन में हम डिस्कस करें पहले कि फॉर एग्ज़ाम्पल सीनियर मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व है इसके साथ और अगर फ्रॉड उनको पता भी है कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है लेकिन वो खामोश है। इस वजह से उनके मिले हुए होने की वजह से फ्रॉड को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो सब बहुत प्लानिंग के साथ चल रहे होते हैं। उनको पता होता है कि किस-किस एरिया में ऑडिटर ने किस-किस तरह जो है वो आइडेंटिफ़ाई करना है, तो वो खामोश रहते हैं। ये भी एक इनहेरिट लिमिटेशन है। उसके साथ कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स की वजह से भी जो है फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है। कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स में क्या आता है, फॉर एग्जांपल अब उनको पता है, मैनेजमेंट को पता है कि जो ऑडिटर है वो बड़ी अमाउंट्स पे जो है वो चेक करेगा कि इसमें कोई फ्रॉड वगैरह तो इन्वॉल्व नहीं है, तो वो ऐसे करेंगे कि छोटी अमाउंट्स में फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे जो उनको जिस पे ऑडिटर का शक जाएगा भी नहीं। इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स इन्वॉल्व होने की वजह से फ्रॉड जो है बाज़ इम्पॉसिबल हो जाता है आइडेंटिफाई करना, ठीक है? नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन में कॉस्ट को हम ऐसे ही यूज़ करते हैं जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि क्या हाल चाल है और ये पूछूं कि क्या हाल है, दोनों में डिफरेंस कोई भी नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्ड में चाल यूज़ करें उसका मतलब ये नहीं है कि आप चाल पे फोकस करें, इसका मतलब ये है कि आपके क्या हाल है। इसी तरह टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन में टाइम जो है वो मेजर फैक्टर है जिस पे हमने फोकस करना है। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन therefore auditor plans audit in such a way that he directs its efforts on risky areas and uses sampling। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ऑडिटर के पास जो 12 मंथ्स की जो भी हमने प्रोग्रेस की होती है, जो भी मैनेजमेंट ने प्रोग्रेस की होती है, उसको उसने 4 मंथ्स के अंदर-अंदर जो है वो उनका ऑडिट करना होता है। बाज़ औक़ात जो है वो ईयर एंड तक जो है ऑडिटिंग कंप्लीट नहीं होती, तो उनको एक्स्ट्रा 4 मंथ्स दिए जाते हैं और उस 4 मंथ्स में उन्होंने 12 मंथ्स की प्रोग्रेस को ऑडिट करना होता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। टाइम की लिमिटेशन होने की वजह से ऑडिटर जो है वो अपना ऑडिट इस तरह प्लान करता है कि जो मेजर रिस्की एरियाज़ हैं वो उस पे ज़्यादा एफर्ट पुट करें और सैम्पलिंग यूज़ करें। अब सैम्पलिंग का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ एरियाज़ को ऑडिट करे कुछ एरियाज़ का, लेकिन कुछ एरियाज़ को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। सैम्पलिंग वो सारे एरियाज़ की करेगा, लेकिन उन एरियाज़ में कुछ ट्रांज़ैक्शंस पे जो है वो उन एरियाज़ में ट्रांज़ैक्शन में वो सैम्पलिंग बेसिस अप्लाई करेगा। मतलब उस एरिया में जो मेजर ट्रांज़ैक्शंस हैं उनको वो आइडेंटिफ़ाई कर लेगा, उनको ऑडिट कर लेगा। ट्रांज़ैक्शंस पे सैम्पलिंग अप्लाई कर सकता है, लेकिन एरियाज़ पे सैम्पलिंग नहीं अप्लाई कर सकता। एरियाज़ उसने सारे ही आइडेंटिफ़ाई करने हैं, ठीक है? इस वजह से वो सैम्पलिंग यूज़ करता है या ये वो ऑडिट इस ऑडिट इस तरह प्लान करता है कि वो रिस्की एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, तो ये भी एक लिमिटेशन आ जाती है, टाइम की लिमिटेशन, जो कि ऑडिट में इनहेरिट लिमिटेशन में काउंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर ऑलवेज सम इनहेरिट लिमिटेशन इन क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में हमेशा कोई ना कोई इनहेरिट लिमिटेशन होती ही है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल ऑडिट की ज़रूरत होती है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम परफेक्ट होगा तो ऑडिटर की तो ज़रूरत ही नहीं होगी। इस वजह से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इन लिमिटेशंस की वजह से और जो हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट करने आता है उसको भी बहुत सारी लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपनी स्टाफ में नॉट बी अवेलेबल टू आंसर ऑडिटर्स क्वेश्चंस और टू प्रोवाइड हिम डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे लिस्टेड कंपनीज होती हैं
वो अपने जो है वो अपने बिजनेस पे फोकस करती हैं और ऑडिट को सेकेंडरी रखती हैं। अगर उनसे कहा जाए कि हमने ऑडिट में हमें ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो हमें ये प्रोवाइड करें, तो वो यही कहते हैं कि अभी हमारा बिजनेस हॉर्स है, अभी हमें बिजनेस पे फोकस करने दें, इतने से इतने टाइम में आप आइएगा, इतने जो आपको चाहिए होगा हम वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से भी जो कंपनी का स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं होने की वजह से भी ये भी एक इनहेरिट लिमिटेशन आती है हमें। नेक्स्ट है, मैनी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स आर बेस्ड ऑन ऑडिटर्स जजमेंट विच मे बी फॉल्टी। अब बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं जजमेंट पे बेस हो रहे होते हैं, जो कि जजमेंट फॉल्टी भी हो सकती है। जजमेंट फॉल्टी कैसे होगी? फॉर एग्जांपल जो IFRS हैं या हमारे पास जो ISAs हैं, उनमें जो है हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हर केस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की जाती है। मेजरली जो केसेस होते हैं उनके बारे में गाइडेंस होती है कि इस तरह के जो भी केसेस होंगे उनको आपने इस तरह डील करना है, ठीक है। लेकिन हर केस पे हमें गाइडेंस प्रोवाइड नहीं की जाती है, जिसकी वजह से ऑडिटर को अपनी जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है और वो जजमेंट जो है वो फॉल्टी भी हो सकती है, ठीक है। और ये भी जो है एक मेजर इनहेरिट लिमिटेशन है ऑडिट में। ये जो थी ये सारी हमने पढ़ी हैं ऑडिट में, इनहेरिट लिमिटेशंस पढ़ी हैं। अब हम चलते हैं पास्ट पेपर पे, पास्ट पेपर को डिस्कस करते हैं और ये चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। चलिए जी पास्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स टू एन ऑडिट इंगेजमेंट लेटर सेंड टू रूफ लिमिटेड, मिस्टर अजीज असलम, द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव एट ऑफ RL, has requested your firm to provide absolute assurance in audit report. रिक्वायरमेंट क्या है? ड्राफ्ट एन अप्रोप्रिएट रिप्लाई मेंशनिंग एनी 4 रीजंस व्हाई द अबव रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कंपाइल्ड विद। अब वो कह रहा है कि रूफ लिमिटेड जो है, मिस्टर अजीज़ असलम जो है वो न्यू CEO हैं RL के, वो हमारी फर्म को एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करें। अब हमने ये बताना है कि हमने एक अप्रोप्रिएट रिप्लाई देना है, कोई भी 4 ऐसी रीजंस पेश करके कि क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। तो इसमें आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, आप कोई भी 4 जो है लिख सकते हैं, हेडिंग के साथ लिख सकते हैं या वैसे भी मेंशन कर सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर देख लें। एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ इनहेरिट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने आगे मेंशन किया है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रॉड का मैंने टॉपिक मेंशन किया है, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन और सम इनहेरिट लिमिटेशन इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये सारे पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं। आपको जो इजीली याद हो जाए आप वो लिख सकते हैं और एक आधा पॉइंट जो है एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 हमने कल डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अमजद इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मेजर शेयर होल्डर ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. He has offered your firm to the first external auditor of the company. During a meeting, he was of the viewpoint that statutory audit exists because it has been legally mandated and it doesn't add value to the business. However, he believes that audit helps in finding all major frauds within a company. रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? डिस्कस हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू द व्यू पॉइंट्स ऑफ अमजद रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अमजद जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव और मेजर शेयर होल्डर है। चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, CEO भी है और शेयर होल्डर भी है। अब ये दोनों केसेस में वो CEO में, शेयर होल्डर में भी आ रहा है, ऑनर में भी आ रहा है और मैनेजमेंट में भी आ रहा है एज ए CEO, ठीक है। अब उसने हमारी फर्म को कहा है कि आप हमारा जो है वो एक्सटर्नली ऑडिटर के तौर पे ऑडिट करें कंपनी का। और मीटिंग में उसको ये लगता है कि स्टैट्यूटरी जो ऑडिट होता है, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है, ये सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है बिजनेस में। और ये भी बिलीव करता है जो हमारा शेयर होल्डर है, CEO है, वो ये भी बिलीव करता है कि ऑडिट हेल्प्स इन फाइंडिंग ऑल मेजर फ्रॉड्स विद इन अ कंपनी। उसको ये लगता है कि सारे के सारे फ्रॉड्स, मेजर फ्रॉड्स होते हैं वो कंपनी में आइडेंटिफाई हो सकते हैं ऑडिटिंग से। तो हमने बताना है कि इसके व्यू पॉइंट्स के रिगार्डिंग हमने इसको ऑडिट के बारे में बताना है कि ये क्या सही सोच रहा है या असल में ऐसा है या नहीं है। इसके आंसर पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर है, देयर आर 2 व्यू पॉइंट्स टू कमेंट। अब उसने यहाँ क्वेश्चन में 2 व्यू पॉइंट दिए थे। सबसे पहले हम पहले वाले उसके व्यू पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। उसने क्या कहा था? स्टैट्यूटरी ऑडिट डजंट ऐड वैल्यू टू बिजनेस। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देंगे। दिस व्यू पॉइंट इज रॉन्ग. Statutory audit exists because it's add value to the business and provide many benefits.
स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो इसीलिए ही ऑडिट कंडक्ट करवाया जाता है क्योंकि इसके ऑडिटिंग बिजनेस को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज मोस्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड। बहुत सारी जो है मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाती हैं। इट कंफर्म्स दैट मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़। यही जो हमने पढ़े थे, स्टार्ट में हमने पढ़े थे, वही वाले पॉइंट्स हैं। उसके बाद ऑडिटर आइडेंटिफाइज डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड गिव रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव इट, असिस्ट इन सेल और परचेज ऑफ बिजनेस, असिस्ट इन ग्रांट ऑफ लोन बाय बैंक। ये सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट करवाया जाता है। जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत है इसी वजह से, क्योंकि ये सारे बेनिफिट्स स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोवाइड करता है बिजनेस को। नेक्स्ट उसका व्यू पॉइंट जो था उस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो उसका व्यू पॉइंट था, ऑडिट हेल्प्स इन फाइंडिंग ऑल मेजर फ्रॉड विद इन द कंपनी, के ऑल तमाम के तमाम फ्रॉड जो है वो कंपनी में आइडेंटिफाई हो सकते हैं ऑडिटिंग से। दिस व्यू पॉइंट इज रॉन्ग। ऑडिटर डजंट आइडेंटिफाई ऑल मेजर फ्रॉड्स विद इन द कंपनी बिकॉज ऑफ इनहेरिट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। फॉर एग्जाम्पल, because of time and cost limitation, auditor checks only a sample of transactions. Fraud involving collusion and complex techniques are harder to detect. ये सारे पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किए हैं इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम 1 के पास पेपर हो गए। अब हम वॉल्यूम 2 के पास पेपर जो है उन पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, वो रह गए हमारे। ओके, ये हमारे पास वॉल्यूम 2 के कोर प्रैक्टिस के पास पेपर्स हैं। डिस्टिंग्विश क्वेश्चन 1 हम डिस्कस करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल एश्योरेंस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एश्योरेंस दैट इज एक्सपेक्टेड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लियरली आउटलाइनिंग रीजंस टू जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो पूछ रहा है, पहले आपसे डिफरेंस पूछ रहा है एब्सोल्यूट और रीजनेबल एश्योरेंस में, आप डिफरेंस बताएं। अब ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंस आपने लाइन लगा के ही करना है। इसमें आप एब्सोल्यूट पहले डिफाइन करें, उसकी एग्जांपल दें, फिर रीजनेबल एश्योरेंस डिफाइन करें और उसकी एग्जांपल दें। आगे उसने पूछा आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एश्योरेंस दैट इज एक्सपेक्टेड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन दोनों में से कौन सी ऐसी टाइप है जो कि आप ऑडिट में प्रोवाइड करते हैं और क्यों करते हैं, उसकी रीजंस भी आपने जस्टिफाई करनी है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। ये है इसका आंसर, डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल एश्योरेंस। यहाँ पे हमने इनका जो डिफरेंस था वो हमने लिखा है। उसके बाद हमने बताया टाइप ऑफ एश्योरेंस एक्सपेक्टेड इन ऑडिट, रीजनेबल एश्योरेंस जो है वो ऑडिट में प्रोवाइड करते हैं। और रीजंस क्या है इसकी, यही नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो, और हमने ये इसमें ऑडिट की लिमिटेशन लिख देनी है कि ये लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम जो है रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको डिस्कस कर लेते हैं। Question 2 है explain the meaning of assurance and give two examples of type of assurance which can be provided, distinguishing between two in term of level of assurance offered by each of them. Assurance का meaning हमने बताना है, दो example देनी है and two examples of type of assurance which can be provided. जो assurance हम provide कर सकते हैं उनकी example देनी है दो, distinguishing between the two in terms of level of assurance offered by, और उन दोनों में हमने difference भी बताना है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस कॉन्फिडेंस, और उसके बाद इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है, कॉन्फिडेंस, ओके, विच वी मेक अ स्टेटमेंट और असर्शन। उसके बाद एग्जांपल हमने दिए हैं कि टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो कि प्रोवाइड की जा सकती है ऑडिट में, रीजनेबल और लिमिटेड, और इन दोनों में हमने डिस्टिंग्विश कर दिया, हमने इनका डिफरेंस लिख दिया, ठीक है। अब ये आपने जो भी इसकी करनी है, आपने जो भी क्वेश्चन का आंसर देखना है, आपने उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है उनको सेट करना है। अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपने पॉइंट ज़्यादा लिख देने हैं, और अगर मार्क्स कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपने उस क्वेश्चन को एडजस्ट करके आंसर को लिख देना है, ठीक है। आज जो है हमारा चैप्टर 1 वाइंड अप हो गया है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको चैप्टर 1 समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर 2 कल से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।